Good morning, students. I am Ashok Kumar. I am teaching you the subject of physics. टारगेट है मेरा डायमेंशन एंड डायमेंशनल इक्वेशन। पिछला क्लास में हम डायमेंशन और डायमेंशनल इक्वेशन के बीच रिलेशन बताया, क्या है डायमेंशन, क्या है डायमेंशनल इक्वेशन और इसका क्या वास्ट यूज है। आज हम लोग इस पर फोकस करेंगे। तो ब्रीफ कर देते हैं व्हाट इज डायमेंशन। वेरी सिंपल लैंग्वेज में अगर तुम कहो तो डायमेंशन और डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन वो इक्वेशन है जिससे हम पता कर सकते हैं कि किस डिराइव्ड फिजिकल टर्म के साथ कौन कौन सा फंडामेंटल फिजिकल टर्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो ये डायमेंशनल इक्वेशन का प्रॉपर्टी हो गया। मतलब यूजिंग डायमेंशनल इक्वेशन वी कैन फाइंड द ऑल फंडामेंटल फिजिकल टर्म बीइंग कनेक्टेड विथ एनी डिराइव्ड टर्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो डायमेंशनल इक्वेशन सच इक्वेशन which gives the relation between fundamental term and derived term। ठीक है, पहला यूज है डायमेंशनल इक्वेशन का। अब there are so many uses of डायमेंशनल इक्वेशन। कई यूज है जिसके आधार पर बहुत सारा इन्वेंशन किया गया है। तो हम सबसे पहला और इम्पोर्टेंट यूज है यूजिंग डायमेंशनल इक्वेशन we can find the correctness of any given equation। तुम लोग 10th क्लास में पढ़े हो, एग्जाम्पल हम उसी का ले रहे हैं। जैसे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो पहला यूज क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन को यूज करके हम किसी भी इक्वेशन के करेक्टनेस को हम चेक कर सकते हैं, अदर इट इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, तुम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे थ्योरम ऑफ होमोजेनिटी, समघातता का सिद्धांत। तो क्या है समघातता का सिद्धांत? वो है कि अगर कोई भी इक्वेशन करेक्ट है तो उसके सभी पार्ट का, जैसे इस इक्वेशन में 3 पार्ट है, 1 2 3, 1 2 3। If the unit or dimensional equation of all these parts are similar, then this equation will be correct। तो ये डायमेंशनल इक्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। If the dimensional equation of all parts of any given equation are similar, then such equation will be correct। अब इसको हम चेक करते हैं either it is correct or not। एवं हालांकि तुम जान रहे हो कि ये इक्वेशन सही है, तुम थोड़ा देर के लिए मान लो कि ये इक्वेशन सही है या गलत है, तुम नहीं जानते हो, क्योंकि एग्जामिनेशन में ऐसा सारा इक्वेशन दिया रहेगा जिसको तुमने कभी देखा भी नहीं है, कभी पढ़ा भी नहीं है। वैसी स्थिति में तुम कैसे उस इक्वेशन के करेक्टनेस को चेक करोगे? ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे थ्योरम ऑफ होमोजेनिटी को। ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरम ऑफ होमोजेनिटी वी चेक दिस इक्वेशन। देखो S क्या है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। इफ दिस इक्वेशन इज गिवन टू चेक इट्स करेक्टनेस देन यू विल प्रोवाइड, इट इज प्रोवाइडेड दैट व्हाट इज S, व्हाट इज U, व्हाट इज A। हालांकि तुम जानते हो इस चीज को। ठीक है, तो पुटिंग इट्स डायमेंशनल इक्वेशन, पुटिंग इट्स डायमेंशनल इक्वेशन। S डिस्टेंस है। हम पिछला क्लास में बताए थे कि जितना भी तरह का डिस्टेंस है, अदर इट इज रेडियस, सरकमफेरेंस, डायमीटर, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, जितना भी तरह का डिस्टेंस है, ठीक है, सबको हम L से इंडिकेट करेंगे। ओके, U इनिशियल वेलोसिटी है।
है ना। तुम मैकेनिक्स में पढ़े होगे, फिजिक्स में 9th क्लास में u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी के लिए यूज किया जाता है, a एक्सेलरेशन के लिए यूज किया जाता है, t टाइम के लिए यूज किया जाता है। अब एग्जाम में ये सब नहीं दिया रहेगा कि s क्या है, u क्या है, t क्या है, a क्या है। हाँ, इसके अलावे अगर कोई टर्म है तो वो इंडिकेट करेगा कि वो टर्म क्या है। ठीक है, तो कुछ टर्म ऐसा है जो सेल्फ डिफाइंड है। अब है u दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, हिंदी में हुआ प्रारंभिक वेग, जिस वेग से, जिस वेलोसिटी से, जिस स्पीड से बॉडी चलना शुरू करता है, स्टार्टिंग वेलोसिटी ये है u का अगर तुमको याद होगा, u यानी वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, L बाय टी को ऊपर करके लिखो तो t पर पावर -1 हो गया, ये u का हो गया। वेरी गुड, टाइम t का t हो गया। अब कोई भी अंकिक वैल्यू का डायमेंशनल इक्वेशन नहीं होता है, इसलिए तुम इसको लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, प्लस a एक्सेलरेशन बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का लिखाएगा L बाय टाइम स्क्वायर, ऊपर कर देंगे तो t पर पावर -2 हो जाएगा, और ये हो गया एक्सेलरेशन का t स्क्वायर का t स्क्वायर हो गया। क्लियर, s डिस्टेंस है इसलिए u लिखे, u इनिशियल वेलोसिटी है इसलिए L t पर -1 लिखे, t का t हो गया। हाफ संख्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू को छोड़ देते हैं, चाहो तो लिख भी सकते हो। एक्सेलरेशन a एक्शन है, इसका L t पर -2 होगा, ये t है, t टाइम t स्क्वायर हो गया। अब तुम इसको सॉल्व करो, ये t पर ब्रैकेट हटाएंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो। तुम सभी बच्चा जानते हो कि मल्टीप्लिकेशन में पावर को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ t पर पावर -1 है और इस पर +1 है, तो -1 और +1 दैट इज 0। ओके, ये t हो गया, बच गया l को हम लिख देते हैं यूं ही। अब इसमें आ जाओ, प्लस l, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ -2 है, यहाँ +2 है, तो हो गया -2 + 2 दैट इज 0। और तुम जानते हो कि किसी भी टर्म का पावर अगर 0 दे दें तो उसका वैल्यू हो जाता है 1। यानी देखो यहाँ पर t पर पावर 0 है इसलिए इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ भी t पर पावर 0 है इसलिए इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी L बराबर L + L। अब अगेन यहां से शुरू करते हैं। देखो इस इक्वेशन में 3 पार्ट है, 1 2 3। क्लियर, इस तीनों पार्ट का डायमेंशनल इक्वेशन सेम मिल रहा है, सिमिलर है, तीनों का सिमिलर, L L L। Hence, on the basis of theorem of homogeneity, this equation is correct। यहां पर यह भी बता दें कि अगर तुम इस इक्वेशन को देख रहे होगे तो अगर ये रहता 1/8 या रहता ही नहीं, मान लो कि ये नहीं रहता, तो भी इस मेथड के अनुसार ये इक्वेशन सही है। दिस इज द ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। मतलब कि इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू along any part of given equation, अगर किसी इक्वेशन के किसी भी भाग का न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई गड़बड़ी है तो उस केस में डायमेंशनल इक्वेशन ये बताता है कि ये इक्वेशन सही है। जैसे अभी ये पार्ट को हमने हटा दिया और जब सॉल्व करेंगे तो इसी मेथड से सॉल्व होगा और बताएगा ये सही है, जबकि ये इक्वेशन गलत हो गया। ठीक है, तो ये इसका ड्रॉबैक्स है। तो ऐसा ड्रॉबैक्स किसी भी इक्वेशन में हो सकता है। क्लियर, तो अगर एक शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है कि राइट द ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, तो तुम इस पॉइंट को इंडिकेट करोगे कि इफ द गिवन इक्वेशन हैज एनी फॉल्ट इन इट्स numerical value, then such equation cannot be checked by this method।
अगर दिए गए किसी समीकरण के आंकिक मान में कोई त्रुटि है तो वैसे समीकरण का पहचान, करेक्ट सत्यता की पहचान, करेक्टनेस की जांच हम इस मेथड से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एनी हाउ, तो ये पहला यूज हो गया करेक्टनेस, मतलब यूजिंग डायमेंशनल इक्वेशन वी कैन फाइंड द करेक्टनेस ऑफ एनी गिवन इक्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट, इसको तो लिखने की आवश्यकता नहीं है इसलिए कि ये इसमें दिया हुआ है, इसलिए हम कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को लाना चाह रहे हैं, इसलिए तुम लोग वहाँ से लिख लेना। सेकंड यूज है एसोसिएट या एसोसिएटिव। एसोसिएट मतलब था जोड़ना। जैसे तुम जानते हो डेंसिटी मतलब होता है घनत्व, डेंसिटी माने घनत्व, मास बाय वॉल्यूम। तुम पहले से पढ़ते आ रहे हो इसको कि घनत्व बराबर मात्रा बटा आयतन होता है। अब तुमसे कोई कहे कि डेंसिटी को जोड़िए फोर्स, लेंथ और टाइम के साथ, तो ऐसी स्थिति में तुम डायमेंशनल इक्वेशन को ही यूज करके जोड़ सकते हो। मतलब यूजिंग डायमेंशनल इक्वेशन वी कैन एसोसिएट एनी गिवन टर्म विथ अदर गिवन टर्म। डायमेंशनल इक्वेशन को यूज करके हम किसी भी फिजिकल टर्म को दूसरे फिजिकल टर्म के साथ जोड़ सकते हैं। ये प्रॉपर्टी भी इन्वेंशन में बहुत काम का चीज है। जैसे अब हमको लगता है कि कोई हम रिजल्ट देख रहे हैं और उसको अगर हम एक्सप्लेन करते हैं और हमको लगता है कि ये उस दिए गए टर्म के साथ इफेक्टेड है, तो अगर इफेक्टेड तो उसको जोड़ेंगे कैसे? मान लो कि डेंसिटी फोर्स के साथ इफेक्टेड है, होगा साथ इफेक्टेड है। देखो कैसे, जैसे हमको कहा गया कि डेंसिटी इक्वल टू मास बाय, मान लो हम डेंसिटी का फॉर्मूला कुछ नहीं जानते हैं, हमको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अब तुम जानते हो कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया जाए तो उसका मास तो चेंज नहीं करेगा, बट वॉल्यूम तो चेंज कर सकता है। तो अगर वॉल्यूम चेंज कर सकता है तो उसके आधार पर डेंसिटी भी चेंज करेगा। तो उस फोर्स का रिलेशन एनालिसिस करने के बाद हम पाते हैं कि डेंसिटी के साथ उस फोर्स का रिलेशन है, तो फिर उसका इक्वेशन कैसे हम डिराइव करेंगे? तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम डायमेंशनल इक्वेशन के द्वारा कर सकते हैं या डायमेंशनल मेथड के द्वारा कर सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एसोसिएट the density with force, length and time। ठीक है। अब सॉल्यूशन देखो, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास को m से इंडिकेट करेंगे। डायमेंशनल इक्वेशन हम डिराइव कर रहे हैं डेंसिटी का, मास को m से, वॉल्यूम लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ भी डिस्टेंस है इसलिए l, ब्रेथ भी डिस्टेंस है इसलिए l, और हाइट भी डिस्टेंस है इसलिए l। तो हो गया m l q यानी m l पर पावर -3। मीन्स यहां पर डेंसिटी मास और डिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है। फंडामेंटल टर्म हो गया मास एंड डिस्टेंस, ठीक है। यू हैव टू कनेक्ट इट विथ फोर्स, लेंथ, टाइम, ठीक है। तो टारगेट में लेंथ है और लेंथ तुम्हारा यहां सॉल्यूशन में भी आ रहा है, ठीक है। अब लाना है फोर्स और टाइम को।
इस इक्वेशन में फोर्स और टाइम को लाना है। AIEEE में ये 19 और 20 दोनों के एग्जाम में इस पर क्वेश्चन था। नीट का एग्जामिनेशन देखोगे 19 में भी था, नीट के एग्जामिनेशन में इस पर सवाल पूछा था। 17 के नीट में सवाल था और AIEEE के 16 में भी नीट में ये AIEEE में इस पर सवाल था। और एडवांस ये एडवांस में भी इसका सवाल था, तुम्हारा 17 में था, यस 17 में था। और इस ढंग से इस पर सवाल आता है। प्रैक्टिस करने के लिए SC वर्मा का क्वेश्चन नंबर 7 देखो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे, उस पर बहुत सारा प्रैक्टिस करने के लिए दिया हुआ है, उसको तुम लोग प्रैक्टिस करोगे। परहैप्स उसमें एक ये भी है, ठीक है। तो फिर से हम आते हैं अपने टारगेट पे। यहां पर डायरेक्टली डेंसिटी कनेक्टेड किससे किससे, मास और लेंथ से। हमको कनेक्ट किससे किससे करना है, फोर्स लेंथ टाइम के साथ करना है, ठीक है। तो हम उठाते हैं फोर्स को F, सिंस F इक्वल टू फोर्स का क्या होता है, मास को M से लिखेंगे, गुना डिस्प्लेसमेंट को L से लिखेंगे, बाय टाइम स्क्वायर, तो इसको ऊपर कर देंगे, T⁻²⁻² हो गया, ठीक है। ये फोर्स का हुआ डायमेंशनल इक्वेशन। तुमको तुम्हारा व्यू क्या है, M को हटाना है यहां से, तो हम M को यहां से टेकअप करते हैं। देयरफॉर M बराबर F/L T⁻², यानी F L पर पावर -1 T⁻²⁵ आया, देखो इससे, ठीक है। अब इस M को पुटअप करो यहां, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो हो गया तुम्हारा डेंसिटी इक्वल टू M के स्थान पर इसको रख दें, F L पर पावर -1 T⁻², और यहां रह गया L पर पावर -3। अब उसको इक्वेट करो, F L यहां भी है यहां भी है, तो L पर पावर -4 हुआ। हम पहले भी बताए तुमको, तुम पहले से भी जानते हो कि मल्टीप्लाई करने के लिए पावर को जोड़ा जाता है। यहां -1 है, -3 हो गया, -4 हो गया, और आ गया ये T²। F L पर पावर -4 T², ठीक है। तो डेंसिटी का रिलेशन देखो फोर्स लेंथ टाइम के साथ आ गया, ठीक है। तो ये सब मेथड रिसर्च में काफी यूज होता है। इवन तुमको हम बता दें कि हम भी जब PhD किए थे तो एक जगह सॉल्यूशन फंस गया था, और वहां पर बहुत सारे प्रोफेसर सब बैठे हुए थे, तो उनके चूंकि वो तो बहुत हायर क्लास को पढ़ाते हैं, इधर वाला का सिचुएशन को वो भूल गए थे। तो उसी समय मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं डायमेंशनल इक्वेशन के इस यूज को देखा जाए। एकदम करेक्ट और सही आंसर आ गया, ठीक है। और इस स्टेप के साथ साथ PhD के फील्ड में 3-4 स्टेप और खुल गया। तो कभी कभी बहुत छोटा सा चीज भी बहुत बड़ा काम कर देता है। ध्यान देना, तुम नोट कर लो SC वर्मा का क्वेश्चन नंबर 7, वहां पर बहुत सारा एग्जाम्पल दिया है, प्रैक्टिस करोगे। हम अगला यूज में चलते हैं। पहला यूज क्या था, यूजिंग डायमेंशनल इक्वेशन वी कैन फाइंड द करेक्टनेस ऑफ एनी गिवन इक्वेशन। दूसरा हमने बताया कि यूजिंग दिस मेथड वी कैन एसोसिएट द गिवन टर्म विथ अदर 2 और मोर गिवन टर्म, ठीक है। तीसरा हम प्रॉपर्टी में आते हैं, पावर। अब जैसे तुम जान रहे हो एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी में 12 mv², ठीक है। अब v का पावर 2 है, तुम ऑलरेडी पहले से जान रहे हो। थोड़ा देर के लिए तुम मान लो कि तुम नहीं जानते हो इसको कि पावर कितना है, ठीक है। ये
हो सकता है पावर 2 रहे, हो सकता है पावर 1 रहे, हो सकता है पावर 3 रहे, कुछ भी रहे। व्हाट विल बी द पावर ऑफ एनी गिवन टर्म एसोसिएटेड विथ अदर टर्म, इसका क्या पावर होगा। ठीक है, या मान लो तुम कोई इक्वेशन डिराइव कर रहे हो, अब वहां पर ये कंफ्यूजन आ गया कि इसको हम चेक करें कि क्या पावर होना चाहिए, तो तुम डायमेंशनल मेथड से चेक कर सकते हो, पता कर सकते हो कि व्हाट विल बी इट्स पावर। ठीक है, जैसे हमको अब पावर निकालना है, क्वेश्चन में दिया रहेगा एसी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 14 देखोगे दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 तीनों क्वेश्चन है। प्रदीप में भी एक्सरसाइज में देखोगे क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 इसी पर है। ठीक है, एबीसी में भी है क्वेश्चन इस पर। तो ध्यान दो, पावर जैसे काइनेटिक एनर्जी गिवन, ठीक, तुम क्वेश्चन में दिया रहेगा एनर्जी ऑफ एनी मूविंग बॉडी। देखो दो तरह का मोशन है, लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv², रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी को हाफ I⍵²। ठीक है, तो ऐसी वर्मा में इस इक्वेशन पर सवाल दिया है, हाफ I पर पावर x, ओमेगा पर पावर y दिया है और x और y का वैल्यू पूछ दिया है। चूंकि I क्या है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो तुम 9वां चैप्टर में पढ़ोगे, तो इसलिए चूंकि अभी इसको तुम पढ़े हुए नहीं हो, इसलिए इस इक्वेशन को नहीं लेके हम इस इक्वेशन को ले रहे हैं जो कि तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, थोड़ा देर के लिए तुम मान लो कि ये पावर तुमको नहीं मालूम है। क्वेश्चन में प्रोवाइड किया है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज गिवन बाय इक्वेशन हाफ m पर पावर a v पर पावर b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b का वैल्यू निकालने के लिए कहता है। तो लैंग्वेज क्या होगा इसका, अब देखो अगर इस इक्वेशन को तुम समझ गए तो लैंग्वेज, देखो लैंग्वेज किसी का भी लैंग्वेज बनाने के लिए अपने से प्रैक्टिस करो। हालांकि नोट्स वगैरह में तो दिया हुआ है, ठीक है, स्लाइड में भी लिखा हुआ है, तुम नोट कर लोगे, बट तुम कोशिश करो अपने से बनाने का। देखो हम बताते हैं, हमको क्या करना है, टारगेट क्या है, पावर पता करना है। तो हम क्या लिखेंगे, यूजिंग दिस मेथड वी कैन फाइंड द पावर ऑफ एनी गिवन टर्म एसोसिएटेड विथ अदर टर्म। चलो एग्जाम्पल ये हो गया, एग्जाम्पल में आ गया। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इतना है। अब देखो क्या मेथड तुम एडॉप्ट करोगे। डायमेंशनल इक्वेशन सब में एक ही मेथड है, कैलकुलेशन का जितना भी प्रॉपर्टी है सब में मेथड समान है। क्या लिखेंगे उसी तरह से, पुटिंग इट्स डायमेंशनल इक्वेशन, एनर्जी है ना, ध्यान देना, एनर्जी, वर्क, हीट, ये सब का डायमेंशनल इक्वेशन समान है। ठीक है, एनर्जी बराबर होता है मास, मास को m से लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट को l से लिखेंगे, बाय टाइम स्क्वायर, उसको ऊपर कर t पर पावर -2 हो गया। ये हो गया एनर्जी का डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, हाफ का डायमेंशनल इक्वेशन नहीं होगा इसलिए इसको छोड़ देंगे। m का हो गया m पर पावर a, v वेलोसिटी है यहां पर। ठीक है, तो v को लिखेंगे l t पर पावर -1 पर पावर b। ठीक है, वो स्लाइड में टेबल दिया हुआ है, बहुत सारा बुक में भी टेबल मिलेगा तुमको। तो जो जो तुम 9th और 10th क्लास में फिजिकल टर्म पढ़े हो, अपने से उसका डायमेंशनल इक्वेशन निकालने के लिए प्रैक्टिस करो। ये सब रटने की चीज नहीं है, इसको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो अब हम इसको इक्वेट करते हैं, ml स्क्वायर t पर पावर -2 बराबर m पर पावर a। ध्यान देना संख्या को छोड़ दिया है हमने, l पर पावर b, t पर पावर -b। ओके, थ्योरम ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, थ्योरम ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि इफ दिस इक्वेशन इज करेक्ट,
अब चूंकि एग्जाम में दिया हुआ है तो हमको तो करेक्ट मान के चलना ही है, ठीक है। इफ दिस इक्वेशन इज करेक्ट देन द डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म ऑफ ऑल पार्ट मस्ट बी इक्वल, ठीक है। तो यहां पर दो पार्ट है, एक दो, यहां से आते हैं एक दो, दो पार्ट है, मतलब इस दोनों पार्ट में सभी फिजिकल टर्म का जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन मीन्स क्या, पावर। जैसे m का डायमेंशन यहां a है, m पर पावर a मीन्स m का डायमेंशन a, l का डायमेंशन b, टाइम का डायमेंशन -b, लेकिन इस साइड में m पर पावर है 1, मतलब m का डायमेंशन 1। तो थ्योरम ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, थ्योरम ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि m पर जितना पावर यहां होगा उतना ही पावर यहां होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं यूजिंग, या मान लो कि थ्योरम ऑफ होमोजेनिटी नहीं लिखना चाहते तो सीधे लिखो, सीधे याद रहेगा, कंपेयरिंग द पावर ऑफ बोथ साइड या कंपेयरिंग द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड, ठीक है, जो तुमको याद रहे इजी वे में, ठीक है, तो उसको यूज करो। यूजिंग थ्योरम ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। देखो m पर पावर a, m पर पावर 1 मीन्स a बराबर 1 होगा। हम यहां पर तुम्हारे मदद के लिए लिख देते हैं यूजिंग m। चलो a निकल गया मेरा 1, अब b निकालना है, तो b के लिए तुम l को भी ले सकते हो, p को भी ले सकते हो, तो l को ही लेते हैं, l पर पावर b और यहां l पर पावर 2, b बराबर 2, ठीक है, यूजिंग l, क्लियर, मिल गया। a बराबर 1, b बराबर 2, इक्वेशन 1 में पुटअप करेंगे इसको, देयरफॉर इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, हाफ m पर पावर 1, v पर पावर 2, देखो आ गया तुम्हारा हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, तुम्हारा इक्वेशन आ गया। अब देखो एग्जाम में हाफ नहीं भी दे सकता, हाफ के स्थान पर एक कांस्टेंट लगा देगा, यहां दे देगा k या कोई भी कांस्टेंट दे देगा, ठीक है, और क्वेश्चन में दिया रहेगा वेयर k इज ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट, क्वेश्चन में प्रोवाइड रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन को तो तुम पूरा पढ़ोगे ही, ठीक है, तो वहां पर ये k दिया रहेगा, ऐसी स्थिति में k को हम नेग्लेक्ट करेंगे, रिप्लेस कर देंगे अपने कैलकुलेशन। जैसे देखो यहां पर अगर k रहता था हम k कहीं नहीं लिखे, हाफ रहता था हाफ कहीं नहीं लिखे, ठीक है। इसी ढंग से प्रैक्टिस करोगे, ये सब प्रैक्टिस करने का चीज है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम सीखोगे। आया तीसरा प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है, पावर। चौथा प्रॉपर्टी है यूनिट एंड अननोन टर्म, ठीक, यूनिट। अब जैसे कोई डायमेंशनल इक्वेशन दिया हुआ है ना, और जैसे कोई किसी भी फिजिकल टर्म का यूनिट निकालना है तो यू मस्ट नो इट्स फॉर्मूला। अगर तुमको फॉर्मूला नहीं मालूम है तो यूनिट नहीं निकाल सकते हो, बट अदर मेथड भी है, मतलब कि अगर तुम डायमेंशनल इक्वेशन जान रहे हो तो तुम यूनिट निकाल सकते हो। तो यूजिंग डायमेंशनल इक्वेशन वी कैन फाइंड द यूनिट ऑफ एनी गिवन टर्म। जैसे जैसे देखो वर्क, वर्क या एनर्जी का डायमेंशनल इक्वेशन होता है ml² t पर पावर -2। तो अगर ये डायमेंशनल इक्वेशन मालूम है तो तुम यूनिट निकाल सकते हो। अब देखो यूनिट m मास हो गया, मास का यूनिट होता है kg, l डिस्टेंस हुआ, डिस्टेंस का यूनिट हो गया मीटर, मीटर स्क्वायर, टाइम t से सेकेंड पर पावर -2। इन दिस वे यूजिंग डायमेंशनल इक्वेशन यू कैन फाइंड द यूनिट ऑफ एनी गिवन टर्म, ठीक है, ये हुआ। और अगला है अननोन टर्म। अब देखो अगला यूज, जैसे तुमको इक्वेशन दे दिया s बराबर, तुम पहले से फॉर्मूला जानते हो, s बराबर 80 + ½ bt स्क्वायर,
ये क्वेश्चन दे दिया s इक्वल टू ए टी प्लस हाफ बी टी स्क्वायर, ये भी प्रोवाइड करेगा कि s डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है, देन व्हाट विल बी a एंड b, a और b क्या, ये अननोन टर्म है। तो दिस टाइप ऑफ अननोन टर्म कैन बी डिटरमाइंड विथ द हेल्प ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, है ना। जैसे देखो क्या लिखेंगे, यूजिंग थ्योरम ऑफ होमोजेनिटी, जो इसका डायमेंशनल इक्वेशन होगा वही इसका भी डायमेंशनल इक्वेशन होगा, वही इसका भी डायमेंशनल इक्वेशन होगा, है ना। यूजिंग थ्योरम ऑफ होमोजेनिटी, देखो ए टी का डायमेंशनल इक्वेशन बराबर एस का डायमेंशनल इक्वेशन, सीखो कैसे कैसे निकाल रहे हैं। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का हो गया एस बाई टी, एस का हो गया एल, टी का टी यानी एल टी पर पावर माइनस वन, एल टी पर माइनस वन तो पहले से जान रहे हो स्पीड या वेलोसिटी है, ठीक है। तो ए हो गया तुम्हारा स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। अब वी हैव टू फाइंड द टर्म बी, अब बी को फाइंड आउट करना है, तो सिमिलर फैशन में चलेंगे, बी टी स्क्वायर यहां लिखेंगे, सिमिलरली बी टी स्क्वायर का डायमेंशनल इक्वेशन बराबर एस का डायमेंशनल इक्वेशन, तो बी का डायमेंशनल इक्वेशन कितना हो गया, एस बाई टी स्क्वायर, ओके। एस का हो गया एल, टी स्क्वायर का टी स्क्वायर हो गया एल टी पर पावर माइनस टू मीन्स एक्सीलरेशन। तो इस तरह से कोई भी अननोन टर्म किसी भी इक्वेशन में दिया हुआ है तो तुम उसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। लास्ट आते हैं रिलेशन। अब जैसे तुमको दे देगा, तुम पहले से जानते हो कि फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। थोड़ा के लिए तुम मान लो कि तुम नहीं जानते हो कि फोर्स और मास इनटू एक्सेलरेशन है। अब तुमको प्रोवाइड कर रहा है तीन फिजिकल टर्म, क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, दे रहा है मास, एक्सीलरेशन एंड टाइम, हो सकता है एक आध और दे दे। अब कहेगा इसमें से फोर्स का रिलेशन किसके साथ है किसके साथ नहीं है। तुम नहीं जान रहे हो कि फोर्स और मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। हालांकि तुम पढ़े हो 9th क्लास में पढ़े हो फोर्स और मास इनटू एक्सीलरेशन, थोड़ा देर के लिए यहां पर मान लो कि तुम नहीं जान रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन में देगा कि आउट ऑफ व्हिच, ठीक है, इसमें से किसके साथ फोर्स का संबंध नहीं है, व्हिच इज नॉट कनेक्टेड विथ फोर्स, क्लियर। तो इस सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब यूजिंग डायमेंशनल इक्वेशन वी कैन सॉल्व द रिलेशन ऑफ एनी गिवन टर्म विथ अदर फिजिकल टर्म। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। फोर्स हम तीनों को साथ लेके चलते हैं, ठीक है। फोर्स इक्वल टू या बराबर भी लिख सकते हो, प्रोपोर्शनल भी लिख सकते हो, ठीक है। फोर्स पर मास पर पावर एक्स, एक्सेलरेशन ए पर पावर वाई, टाइम पर पावर जेड, एक्स वाई जेड फोर्स मास और टाइम, मास एक्सेलरेशन और टाइम का डायमेंशन हो गया, डायमेंशन मीन्स पावर हो गया, है ना। तो F बराबर के, एम पर पावर x, ए पर पावर y, टी पर पावर z। पुटिंग इस डायमेंशनल इक्वेशन में टारगेट क्या है, टारगेट है कि हमको पता करना है कि इस तीनों में से फोर्स किसके साथ जुड़ा हुआ है किसके साथ नहीं जुड़ा हुआ, या इसमें से फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा। पुटिंग इट्स डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। एफ का हो गया एम एल टी पर पावर माइनस टू। देखो ये प्रोपोर्शनल के साइन को हटाए हैं तब ये के आया है, तो के यहां पर डायमेंशनलेस कांस्टेंट होगा, ठीक है। इसलिए इसको रिप्लेस करना है या सेम छोड़ देना है। के एम पर पावर एक्स, ए हो गया एल टी पर पावर माइनस, ए मीन्स एक्सेलरेशन, वाई टी पर पावर जेड, ठीक है। कंपेयर करो एम एल टी पर पावर माइनस टू, पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। एम एक ही है, एम पर पावर एक्स हो गया, एल भी एक ही है, एल पर पावर वाई हो गया, ठीक है ना। देख रहे हो यहाँ पर एल पर पावर वाई हो गया। अब टी को देखो, टी दो दो गो है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टू वाई प्लस
जेड। क्लियर? अब हम एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग द पावर ऑफ बोथ साइड या कंपेयरिंग द डायमेंशनल कंपेयरिंग द डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म, या लिखेंगे यूजिंग थ्योरम ऑफ होमोजेनिटी। जो तुमको इजी लगे उस लैंग्वेज का इस्तेमाल करोगे। तो हम यहां पर लिखते हैं कंपेयरिंग इट्स डायमेंशन ऑफ बोथ साइड। चलो, m पर पावर 1, यहां m पर पावर x, x बराबर 1 हो गया। l पर पावर 1, l पर पावर y, यानी y बराबर भी 1 हो गया। अब चलते t पर पावर -2, यहां t पर पावर -2y प्लस z बराबर -2। देखो फिर से t पर पावर यहां -2, यहां t पर पावर -2y प्लस z। ठीक है, तो z का वैल्यू निकालो, y का वैल्यू 1 दे देंगे, -2 इधर आके +2 हो जाएगा, यानी z बराबर 2 +2y, y का वैल्यू 1 रखोगे, -2 +2 दैट इज 0। तो z किसका वैल्यू है जी? z किसका पावर है? t का पावर है। इसका मतलब है कि ये टाइम के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। इसको इक्वेशन 1 अगर मान लें, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 f इक्वल टू k m पर पावर 1 a पर पावर y बराबर में मिला 1, देखो, और t पर पावर z यानी 0, यानी हो गया k m इंटू a। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं कि फोर्स टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, या फोर्स का हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, फोर्स का रिलेशन मास और एक्शन के साथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऑल दीज आर द प्रॉपर्टी। इसके अलावा और भी एक दो प्रॉपर्टी है, जैसे एक ही फिजिकल टर्म का 2 यूनिट है, जैसे तुम्हारा फोर्स का एसआई सिस्टम में न्यूटन और सीजीएस सिस्टम में डाइन, तो फोर्स और डाइन के बीच क्या रिलेशन है? एनर्जी में एसआई सिस्टम में जूल और सीजीएस सिस्टम में अर्ग, जूल और अर्ग के बीच क्या रिलेशन है? तो इस रिलेशन को भी तुम डायमेंशनल इक्वेशन से निकाल सकते हो, बट इट बिकम्स आउटडेटेड। ये आउटडेटेड हो गया है। अब इस पर सवाल पीछे लगभग 15 साल से नहीं पूछा है ना, और ना ही आगे पूछेगा। लेकिन ये सब जितना प्रॉपर्टी बताए हैं सब पर न्यूमेरिकल पूछता है, और हर एग्जाम में इस पर न्यूमेरिकल रहता है। अब तुम्हारे ऊपर प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। अब सवाल है कि इसको हम याद कैसे रखेंगे। हम ट्रिक बताते हैं कैसे याद रखोगे। प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, तुम प्रैक्टिस करोगे, हम ट्रिक बताते हैं। याद रखो कपूर, KAPUR, दीपक कपूर। ठीक है, ऐसे कपूर शब्द बहुत, राज कपूर है ना, बहुत है, ये सब तुम लोग याद रख सकते हो। कपूर शब्द के, देखो ये ट्रिक है, नियम नहीं है, समझ गया बच्चा? ये ट्रिक है, नियम नहीं है। के से करेक्टनेस, हालांकि करेक्टनेस सी से शुरू होता है, बट प्रोनाउंसिएशन तो के से होता है, करेक्टनेस। ए से एसोसिएट, पी से पावर, यू से यूनिट एंड अननोन टर्म, आर से रिलेशन। अब तुम, ये ट्रिक तुम्हारे सामने, अब तुम अपने से लैंग्वेज बनाओ। ठीक है, कपूर, अब मन में तुम लो के से कपूर, के मतलब करेक्टनेस। यूजिंग दिस मेथड वी कैन फाइंड द करेक्टनेस ऑफ एनी गिवन इक्वेशन। इस मेथड का इस्तेमाल करके हम किसी भी इक्वेशन के करेक्टनेस का पता लगा सकते हैं। ए से एसोसिएट, वी कैन एसोसिएट एनी टर्म विथ अदर मोर टर्म, किसी भी टर्म को दूसरे दो या दो से अधिक टर्म के साथ जोड़ सकते हैं। पावर, यूजिंग दिस मेथड वी कैन फाइंड द पावर ऑफ एनी टर्म कनेक्टेड विथ अदर टर्म, किसी टर्म से जुड़ा हुआ सभी फिजिकल टर्म के पावर का पता लगा सकते हैं। यूनिट, इस मेथड से हम
या डायमेंशन इक्वेशन से किसी फिजिकल टर्म का यूनिट निकाल सकते हैं। अननोन टर्म, कोई भी इक्वेशन का अगर कोई टर्म अननोन है तो उसका पता लगा सकते हैं। रिलेशन पता लगा सकते हैं कि कौन सा फिजिकल टर्म किसके साथ रिलेटेड है, किसके साथ नहीं है। तो ये कपूर बहुत ही इजी वर्ड है। इसके अगर तुम प्रैक्टिस का चीज है, ठीक है। फिजिक्स टोटल प्रैक्टिस का चीज है। फिजिक्स में कहीं रटने का बात ही नहीं है, कहीं भी नहीं रटना है, ठीक है। जहां रटने की बात आएगी वहां पर हम तुमको ट्रिक देंगे, ठीक है। एक बार फिर से हम ट्रिक को रिवाइज कर दे। पिछला क्लास में हम बताए थे ट्रिक, फंडामेंटल फिजिकल टर्म, मोहम्मद टेटीकाल। देखो हम 2 मिनट में हम टोटल सब्जेक्ट को पहला और आज के क्लास को रिवाइज कर रहे हैं। मोहम्मद टेटीकाल कौन थे? अब्दुल कलाम के गुरु। एम से मास, डी से डिस्टेंस, टी से टेम्परेचर, टी आई से टाइम, सी से करंट, ए से एटॉमिक मास, एल से ल्यूमिनसेंस, सारा का सारा फंडामेंटल टर्म है, ठीक है। डेराइव टर्म एस पी की वाई डब्ल्यू आई एफ ई, चारों अलग अलग है। भी सी पी दे रही है। एस से स्पीड, पी से पावर, की से कोऑप्शन, डब्ल्यू से वर्क, आई से इंपीडेंस, एफ से फ्रीक्वेंसी, ई से एनर्जी, बी से वॉल्यूम, सी से चार्ज, पी से प्रेशर, डी से डेंसिटी, रा से रेजिस्टेंस, ही से हीट, ठीक है। ये सब डेराइव टर्म है, ठीक है। और डी ए भी फॉर्म, हम टाइम भी देख रहे हैं तुम्हारा। डी से डिस्टेंस, ए से एक्शन, बी से वेलोसिटी, एफ आर से फोर्स, एम से मोमेंटम। तो ये सारा एग्जाम्पल तुम एक साथ, अगर ये सब लाइन तुमको याद है और इजी है बहुत याद करने में। एक चीज और, ये मोहम्मद टेटीकाल और एसपी की वाई VCP दे रही है, सारा स्केलर है और डीएवी फॉर्म वेक्टर है, ठीक है। इसके बाद आज पढ़ाए हैं कि क्या क्या रिलेशन है, फिर प्रॉपर्टी में याद रखो कपूर। ये 3 ट्रिक तुमको आज तक दिए हैं। मोहम्मद टेटीकाल, एसपी की वाई VCP दे रही है, दूसरा डेवी फॉर्म और कपूर। अगर ये चारों ट्रिक तुमको याद है तो आज तक का जितना भी क्लास में हम पढ़ाए हैं तुम इजीली अपने से लैंग्वेज बना सकते हो, अपने से सीख सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि इसका लिमिटेशन क्या है, कहाँ कहाँ इस सब्जेक्ट को यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद तब फिर हम दूसरा टॉपिक उठाएंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।